जो टॉपिक करना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। देखिए बेटा, जब भी हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ये एडजस्टमेंट क्या है? काफ़ी बार जब हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब था कि जो भी एक ट्रांजैक्शन होगी, एवरी ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट। वन विल बी द डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड। हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्टेड करती है, जिनमें से एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। कम से कम का मतलब ये है दो से ज़्यादा अकाउंट भी हमारे इफेक्टेड हो सकते हैं। डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन के कितने अकाउंट हमारे इफेक्टेड होंगे। अब एडजस्टमेंट क्या है? देखिए, काफ़ी बार कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो टेक्निकलिटी की वजह से या फिर गलती से, ओमिशन की वजह से या किसी भी और रीज़न से हमारे डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। ऐसी ट्रांजैक्शन को हमें हमें बाद में एडजस्ट करना है फाइनल अकाउंट के साथ। इस वजह से हम उनको क्या कह देते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्ड की गई हैं, इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस से बाहर होंगी। अब ट्रायल बैलेंस के बारे में भी आप जानते होंगे। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो साल के एंड में बनाया जाता है, जब सारे लेजर बैलेंस हमारे पास अवेलेबल हो। अगर लेजर बैलेंस अवेलेबल है, कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वो डबल एंट्री सिस्टम में है, उसी के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अगर कोई ट्रायल बैलेंस से बाहर है, तो उसकी पहचान ये है कि वो एडजस्टमेंट ही होगा। ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखी जाने वाली सभी चीज़ों को हम एडजस्टमेंट में काउंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है और कौन-कौन सी एडजस्टमेंट होंगी? तो एडजस्टमेंट एवरी ट्रांजैक्शन which is not recorded as per the double entry system, we require to adjust in the financial statement to correctly calculate profit and loss of the current year। किसी भी अकाउंट का हमने प्रॉफिट और लॉस जो जो साल चल रहा है हमारे पास, उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एग्जैक्ट हमारे पास साल का जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह से हम उनको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं। उन एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट मैं आज मैं करवा रहा हूँ, जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी करेंगे। और मैं आपसे ऐसा मानता हूँ कि जब आप आज पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी जो बुक है वो लेकर बैठे होंगे। उस बुक में जो आपकी डी के गोयल बुक आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप डी के गोयल बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप पेज नंबर 22.3 ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट आज हम कर रहे हैं। इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट का नाम है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, साल के एंड में कुछ ट्रांस अमाउंट हमारा स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है। वो अमाउंट और स्टॉक क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। दी अनसोल्ड वैल्यू, अनसोल्ड स्टॉक कह सकते हो आप इसे, अनसोल्ड स्टॉक या फिर अनसोल्ड मटेरियल भी कह सकते हो। एट दी एंड ऑफ काउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। एक साल के एंड में जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक रह गया है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं। अनसोल्ड स्टॉक जो है वो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया होता है। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पर 3 अकाउंट बनाने होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है।
मैं एग्जाम्पलरी मान रहा हूँ, ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट मान रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान रहा हूँ और ये बैलेंस शीट मान रहा हूँ। दोनों में दो दो साइड हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये दोनों जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कहलाती है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों ही प्रकार की जो स्टेटमेंट हैं, यानी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम साल के एंड में कैलकुलेट मेंटेन करते हैं। किस लिए करते हैं? हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए करते हैं। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में भी हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। ये दोनों बराबर होना चाहिए, आप जैसे कि जानते हैं। काफ़ी बार ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ अमाउंट्स हमें वेल दे रखी होती हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम में नहीं है, नॉट इन डबल एंट्री सिस्टम, इनको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। उन एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक का हम क्या करेंगे। अब एक और याद रखिएगा, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं थी, उनका 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कम से कम 2 बार होना चाहिए था, 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर उनका कम से कम 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? हर ट्रांजैक्शन को कम से कम 2 बार रिकॉर्ड करना होगा, 2 जगह रिकॉर्ड करना होगा, कम से कम, यानी 2 से ज़्यादा भी जगह हो सकती है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, तो वो 2 से कम जगह रिकॉर्ड नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हमारे पास यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसका हम कहाँ-कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक एसेट भी है, एसेट साइड हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक का 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एडजस्टमेंट आती है, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी मैंने इसको भी रब कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? पहले देख लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया है, बट उनको हमने पे नहीं किया है। Those expenses which we have taken the benefit for current year but we not paid, unpaid expenses हम कह सकते हैं for the current year is called outstanding expenses। तो हम क्या कहें? unpaid expenses for the current year is called outstanding expenses। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अनपेड एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह देते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि क्योंकि ये इस साल का खर्चा है, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है, हाँ हमने पे नहीं किया वो अलग बात है। अगर पे नहीं किया तो हमारी ये लायबिलिटी बन जाते हैं। अगर पे नहीं किया हमने तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाते हैं, और क्योंकि ये इस साल का खर्च है, तो इस साल के खर्च में आना भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 2 टाइप के हो सकते हैं, वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट में जैसे वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इनडायरेक्ट में जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो हमारे आउटस्टैंडिंग है, जिसका हमने बेनिफिट तो ले लिया है बट पे नहीं किया। अब यहां पर ये खर्चे हैं, क्योंकि ये इस साल के खर्चे हैं, तो इस साल के खर्चों में जरूर आएंगे। और दूसरी तरफ क्योंकि हमने पे नहीं किया है, तो ये हमारा लायबिलिटी का भी एक पार्ट बन जाते हैं।
तो ये कहाँ-कहाँ आने वाले हैं? अगर वो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, तो ये कहाँ आएँगे? डायरेक्ट नेचर के अगर आउटस्टैंडिंग खर्च एक्सपेंसेस होंगे, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएँगे। डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर वो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएँगे। इनडायरेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर वो हमारे और दूसरी जगह यानी एक जगह हो गई है, तो दूसरी जगह कहाँ आएँगे? बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के। ठीक है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है? मान लीजिए हमें क्वेश्चन में देता है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें हम कह सकते हैं हमारी जो स्टेटमेंट है ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हमें एक तरफ सैलरी दिया गया है, मान लीजिए 10,000, और दूसरी तरफ देता है वेजेस, मान लीजिए देता है 4,000। और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स में यहाँ पर बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स में देता है सैलरी इज टू बी पेड, या फिर इस तरह से ना लिखकर ये भी कह सकते हैं सैलरी इज 1,000 पर मंथ। ठीक है? या तो इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर सीधा सीधा अगर पर मंथ सैलरी 1,000 है, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास सैलरी 12,000 होनी चाहिए थी। बट यहाँ कितनी दी गई है? 10,000 दी गई है। इसका मतलब ही क्या है? 2,000 सैलरी हमने पे नहीं की है। वो सैलरी हमारी क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। इस तरह से भी हो सकता है, या फिर सीधा ये बोल दे सैलरी इज आउटस्टैंडिंग ₹2,000। हमारे पास 2,000 सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, या फिर इस डायरेक्ट ऐसे ही बोल देता है। कहने का मतलब ये नहीं बोलता कि उल्टे तरीके से नहीं बोलता। ठीक है? और दूसरा हमारे पास एक तो एडजस्टमेंट ये होगी, दूसरी एडजस्टमेंट कहता है वेजेस इज आउटस्टैंडिंग ₹500। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो दिया गया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में, और हमारे पास बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? देखिए, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है हम उसको एक बार रिकॉर्ड करते हैं, यानी सैलरी और वेजेस को हम एक एक बार रिकॉर्ड करेंगे। ये सैलरी हमारा इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा और वेजेस हमारा डायरेक्ट नेचर का खर्चा। तो हम क्या करें? जो वेजेस है डायरेक्ट नेचर का है, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस। हमने वेजेस कितना माना है? 4,000 हमने माना हुआ है। ठीक है? सैलरी हमारा डायरेक्ट नेचर का है, तो हमने सैलरी को कर लिया टू सैलरी 10,000। ठीक है? दोनों ही एक एक बार रिकॉर्ड होंगे। क्यों रिकॉर्ड होंगे एक एक बार? क्योंकि ये हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया था। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर दी जाने वाली आइटम हमारे पास कौन सी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। तो ये दोनों ही कहां कहां आएंगे? हमारे पास एक एक बार रिकॉर्ड और होंगे। तो हम पहला क्या करें? हम फर्स्ट करते हैं, ऐड कर देते हैं वेजेस को, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस थे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए गए थे। कितना? जो हमारे पास थे 500। तो इस तरह से 4,500 टोटल लिखे जाएंगे। और ये एक और जगह रिकॉर्ड होंगे। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस मैं कर लेता हूं यहां पर 500। ठीक है? अब दूसरा जो सैलरी दी गई थी, सैलरी हम ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? हमारे पास 2,000। इस तरह से टोटल 12,000 लिख देते हैं। और यहां पर हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग जो होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर 2,000। इस तरह से टोटल हमारे पास 2,500 लिखा जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ भी रहा होगा। तो अब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता ये तो एक जगह लिखा जाता। मान लीजिए हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है
एडजस्टमेंट ना लिखकर हमारे पास कुछ भी आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं, रेंट देते हैं। हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट मान लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास है, मान लीजिए 1000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना कहाँ दिया गया है हमें? आउटस्टैंडिंग रेंट हमें दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तो हम इसको एक बार लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली आइटम्स क्या होती हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर आने वाली आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनको हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लिया है। इस वजह से हम ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक जगह लिखेंगे, वो भी कहाँ? बैलेंस शीट में। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक जगह लिखे जाएंगे। मैंने कितना अज्यूम किया था? मैंने अज्यूम किया था 1000। इस तरह से हमारे पास 2 एडजस्टमेंट की जाएंगी। अच्छा, इसके आगे चलते हुए हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है आज का, जो थर्ड एडजस्टमेंट है आज की, वो है प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर इन्हीं को आप अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या फिर इन्हीं को आप एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी बोल सकते हो। देखिए ये क्या क्या खर्चे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने पहले से पे कर दिया है, बट उनका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं लिया है। ऐसे सभी खर्चों को हम क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास या अनएक्सपायर्ड। देखिए अनएक्सपायर्ड का मतलब भी प्रीपेड जैसा ही है, बट साल के एंड होने तक कुछ खर्चे ऐसे हैं जो 1 साल के लिए पे किए गए हैं। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर पे खत्म हुआ, वो खर्चे हमारे एक्सपायर नहीं हुए, उन खर्चों को हम क्या कह देंगे? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मान लीजिए आप 30 सितंबर को 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवाते हो। 30 सितंबर को जो वो इंश्योरेंस आपने करवाया है वो कब एक्सपायर होगा? नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर, बिल्कुल। यानी 1 साल के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, बट हमारे अकाउंट कब बन रहे हैं? हमारे अकाउंट जो एंडिंग डेट है वो 31 मार्च है। हम फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को बनाएंगे। मीन्स जो आपने 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवाया था, उसको आप हाफ मीन्स 6 मंथ के लिए वो एक्सपायर हो चुका है और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो अनएक्सपायर्ड है। दूसरे शब्दों में कहें इसको प्रीपेड है। तो प्रीपेड या फिर हमारे पास दूसरा वर्ड था अनएक्सपायर्ड या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो सारे खर्चे यही हैं जो हम प्रीपेड की कैटेगरी में लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी काफी बार हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर की तरफ दिया गया होता है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर की तरफ दिया जाए तो इनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? देखिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा एग्जांपल के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट था, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और ये हमारे पास बैलेंस शीट है। मैं उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आवाज़ आ रही है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो मेरे ख्याल से सभी के पास आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, स्ट्रीमिंग मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक है, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो स्टूडेंट्स मेरे नोन हैं वो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जिससे मैं आपको बीच में देखकर बता दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से सारा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तीसरा जो है हमारे पास हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, जिसमें एक तरफ एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होती है, यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। डेबिट साइड में सभी खर्चे और क्रेडिट साइड में सभी इनकम हम लिखते हैं। ये हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट नेचर के खर्चे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ जो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, जिस जो हमारे लिए बेस होता है, हम मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दी गई है। एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड
एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में मान लीजिए इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मान लीजिए 3000 है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस हमारे पास 3000 है, तो यहाँ पर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमें इंश्योरेंस खर्चों में डेबिट साइड में दिया गया है, इंश्योरेंस मान लीजिए 2000 दिया गया है, या 2000 नहीं, इसको हम मान लीजिए हम 15,000 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 15,000 मान लिया। अब प्रीपेड जो है, जो इंश्योरेंस है, वो हमारा खर्चा है, किस नेचर का खर्चा है? इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। वो कहाँ जाएगा, वो किस किस जगह पर जाएगा? हमारे पास इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा, तो हम डेबिट साइड में इसे रिकॉर्ड कर देते हैं टू इंश्योरेंस, जो कि है 15,000। आप जानते हैं जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर की तरफ हो उसको सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड किया जाता है, और जो बाहर की तरफ हो उसको हम कितनी बार रिकॉर्ड करते हैं? कम से कम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। अब क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो इस साल का खर्चा नहीं है, देखो वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो इस साल के खर्चों में आएगा भी नहीं। तो इस साल के खर्चों से हम उसे क्या करेंगे? इस साल के खर्चों से उसे हम लेस कर देंगे। इसलिए जो हमारा नेचर, जो प्रीपेड नेचर के खर्चे होते हैं, उनको इस साल के करंट ईयर के खर्चों में से हम क्या कर देते होते हैं? डेबिट कर, सॉरी, लेस कर देते होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें? देखिए, तो हमारे पास हम लेस कर देते हैं इन सभी खर्चों को, क्या कर दें? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो 3000 थे वो हमने लेस कर दिए, तो हमारे पास बचते कितने हैं? 12,000। ये 12,000 ही इस साल के खर्चे हैं, तो हम 12,000 को इस साल के खर्चों में लेंगे। दूसरा, ये कहाँ जाएंगे? एक जगह तो हमने लिख दिया कि हो गया, दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो खर्चे जिनका हमने पेमेंट तो कर दिया है बट बेनिफिट नहीं लिया है। अगर बेनिफिट नहीं लिया है तो इन खर्चों को हम क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम लिख देते हैं क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस 3000 रुपये, हमने 3000 प्रीपेड एक्सपेंसेस को माना था। इस तरह से हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप समझ आया होगा। मैं दोबारा सर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्रीपेड खर्चे वो खर्चे हैं जो हम क्या करते हैं, जो पहले से दे दिए हैं, जिनका बेनिफिट नहीं लिया है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए गए हों तो वो क्या किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस। अगर वो डायरेक्ट नेचर है तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के जो भी खर्चे होंगे उनमें से लेस कर दिया जाएगा। अगर इनडायरेक्ट नेचर है तो वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी खर्चे हैं उनमें से लेस कर दिया जाएगा। दूसरा कहाँ आने वाले हैं? ये एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, अगर यही खर्चे हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर की तरफ दिए गए होते तो, ट्रायल बैलेंस के अंदर का मतलब यहाँ पर दिए गए होते, मान लीजिए हमें कहता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मान लीजिए 5,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हर प्रकार के एडजस्टमेंट पहले से हो चुके हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो उसको 2 जगह ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा चुका है, तो अब सिर्फ हमें एक ही जगह ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली आइटम को सिर्फ एक ही जगह हम रिकॉर्ड करेंगे। ये कहाँ जाएगा? प्रीपेड हमारे पास रेंट होगा तो ये हमारी इनकम हो, सॉरी लायबिलिटी नहीं, एसेट होगी। ये हमारे लिए एक तरह से हमने वो इनकम जिसका यूज नहीं किया है, तो एसेट साइड हम लेकर जाएंगे प्रीपेड रेंट, जो कि यहाँ पर 5,000 रुपये। इस तरह से अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया हो और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली एडजस्टमेंट वही कहलाती है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम आपके जो लाइव चैट्स वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं उसको देख पा रहा हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं देख रहा उसे। ठीक है, अ, आप इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, अब हमारे पास लास्ट, आज की जो लास्ट है, जो एडजस्टमेंट है, हमने जो आज की लास्ट एडजस्टमेंट करनी है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आप एक पूरा चैप्टर भी कर चुके हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। हाँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो हमारी पुरानी वीडियो है, चैनल जब शुरू किया गया था उस टाइम ये वीडियोज़ बनी थी,
वहाँ डेप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिकेशन लिखा गया था। हाँ, वो गलती हो गई थी और उसको उस टाइम आई वाज़ नॉट सो मैच्योर इन डिजिटल काइंड ऑफ थिंग्स, सो हमने इसको इग्नोर भी किया, बट वो वीडियो बाद में चलती रही, ठीक है। बट उस गलती को ज़रूरी था अब ठीक करना। अब देखिए हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स एसेट, वो भी किस नेचर की? टेंजिबल नेचर की। फिक्स एसेट जो टेंजिबल नेचर की फिक्स एसेट हैं, वो जब हम उन्हें बार-बार इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी रीज़न से, उनमें कुछ टूट-फूट होती रहती है, वियर टियर होता रहता है। जो वियर टियर हो रहा है उनमें, या टूट-फूट हो रही है, ऑब्सोलेंसी की वजह से हो रहा है, टाइम एक्सपायर होने की वजह से हो रहा है, या फिर उनका ट्रेंड आउट होने की वजह से हो रहा है। जो फिक्स एसेट की वैल्यू को हम डिक्रीज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कंटिन्यू अगर फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई होप ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन होने से हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, ठीक है, नो फ्लो नेचर का है। नो फ्लो इन द सेंस, नो फ्लो का मतलब ना ही इसमें हमारे पास कैश जाता है, ना ही कैश आता है। तो ये नो फ्लो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का नेचर हमारे पास नो फ्लो नेचर का है, इसमें कोई खर्चा आता जाता नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है? कंटिन्यू एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, सभी खर्चों की तरह इसको भी हम खर्चों में लिखेंगे। किस नेचर का है? इनडायरेक्ट नेचर का है। बट डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारे पास ना ही कैश जा रहा है, ना ही कैश आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा तो हो गया, इसके बदले में हमारे पास पैसा नहीं गया, ना ही बैंक से गया, ना ही हमारे पास कैश से गया। क्या हुआ? हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम इसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अब देखिए, हमारे पास जिस तरह से मैंने यहाँ पर बोला, मैं मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में यहीं पर ही थोड़ा-सा हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। क्या दिया गया है? मान लीजिए हमें यहाँ पर एक एसेट दी गई है, मान लीजिए प्लांट दिया गया है। प्लांट हमें दिया गया है 1 लाख रुपए का, और हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट देता है। एडजस्टमेंट में कहता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है? यहाँ पर 3 बातें दी गई हो सकती हैं, वैसे आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में किया भी होगा। यहाँ पर एनम, पर मंथ, या फिर कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं है तो वो मंथ वगैरह कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना होता है। अगर पर एनम दिया गया है तो एनुअली चार्ज करना होता है। जो मंथली दिया गया है तो वो मंथली है, उसको आपने एनम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है? मैं यहाँ पर मान लीजिए पर एनम की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास प्लांट जो है, प्लांट हमारे पास बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के एक अंदर दिया गया है, तो इसको तो हम एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर हमने प्लांट को रिकॉर्ड कर दिया है बैलेंस शीट में, कहाँ पर? एसेट साइड। ये तो हमने एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। अब क्योंकि एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन जो है एक एडजस्टमेंट है, उसको बाहर की तरफ दिया गया है ट्रायल बैलेंस से, तो ये 2 जगह रिकॉर्ड होगा। पहला ये खर्चा भी है, दूसरा इससे हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है। तो हम ऐसे में क्या करें? हमारे पास अगर ये खर्चा है और डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है, जो डिक्रीज भी हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? पहला देखिए, पहले तो इसको काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट पर हम डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना कर रहे हैं? हमारे पास एसेट जो थी 1 लाख की थी, उस पर 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 हो जाता है। अब 10,000 हम क्या कहाँ-कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये खर्चा है, इनडायरेक्ट नेचर का है, तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को यहाँ पर काउंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सभी खर्चों में यहाँ पर लिख देंगे 10,000। और दूसरा यहाँ इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको बैलेंस शीट में जो भी हम जो हमारी एसेट है, उस एसेट की वैल्यू में से लेस कर देंगे क्या? डेप्रिसिएशन। कितना? 10,000। इस तरह से बैलेंस शीट में हम 90,000 रुपए की एसेट को दिखाएंगे। बड़ा ही आसान था। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा।
और आप अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ आप लोगों के। अच्छा, आगे हम चलते हैं। देखिए, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। मैं मानता हूँ कि आप जब बुक क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप बुक आपके पास ज़रूर होगी। मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करवा रहा हूँ। बुक जो है वो के गोयल डी के गोयल हैं, उनकी बुक है। लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग 22.5 पेज है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा। जब भी आप हमारे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो इस तरह से ना करें कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, फिर आप बैलेंस शीट बनाएं। ऐसे में क्या होगा, आपको एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें होगा क्या, आपकी गलती होने के चांस ज्यादा होंगे। और जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसकी कुछ खासियत होती है। इसको, इन खासियत को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं दोबारा से बात कर लेता हूं। देखिए, इसकी क्या खासियत होती है। जो डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड में सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, लिखी जाती हैं। डेबिट साइड में या तो वो खर्चे होंगे या होंगी एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटी यानी क्रेडिट साइड में या तो लायबिलिटीज होंगी और या फिर होंगे इनकम्स। ठीक है? इन सारी इनकम में दो इनकम ऐसी हैं, एक इनकम ऐसी है जो कहां जाती है, हमारे पास ये सेल, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। और उसके अलावा अगर कोई भी इनकम है तो वो कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। जैसे यहां पर डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में दिया गया तो इनकम है। जैसे हमारे पास और कुछ भी नहीं है, ये सारी हमारी इनकम है, सिर्फ एक इनकम दी गई है। अगर जो खर्चे हैं, अब हम बात करते हैं हमारी डेबिट साइड की। डेबिट साइड में क्या होंगे, या तो एक्सपेंसेस होंगे या एसेट होंगे। एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग, दोनों के ही डेबिट साइड में जाएंगे। और इस साइड की सभी आइटम कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के इस तरफ, हमारे पास क्रेडिट साइड में जाएंगी। अगर वो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, अगर वो एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड। इस तरह से ये चार ही चीजें होती हैं जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में हमें बताई जाती हैं। चार ही नेचर की आइटम होती हैं। अगर यानी डेबिट साइड की आइटम अगर आपके पास है, तो डेबिट साइड की आइटम या तो हमारे पास अब किधर जाएगी, देखिए, वो ट्रेडिंग अकाउंट के भी डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी डेबिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है? तो यहां पर हम देख लेते हैं कुछ आइटम। अब यहां पर ये भी याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा नॉर्मली बाहर ही दिया गया होता है। क्लोजिंग स्टॉक को हमारे पास कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, उस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। जिस तरह से यहां पर हमारे पास स्टॉक जो है 31 मार्च 2019 को दिया गया है, वाज वैल्यूड एट 24,000, रियलाइज्ड वैल्यू 30,000। तो दोनों में से जो कम होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, ज्यादा वाली वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, आप जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। उस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हमें ये समझाया जाता है, all the anticipated losses will be treated as losses, but all the anticipated income will not be treated as income. भविष्य में होने वाले सभी खर्चों को हम खर्चा मान लेंगे, बट भविष्य में होने वाली सभी इनकम को हम इनकम अभी नहीं मान सकते। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे पैसे लेने हैं, पक्का तो नहीं है ना कि आप मुझे पैसे दोगे, उसी टाइम दे दोगे जो मुझे चाहिए, बट मैंने किसी को पैसे देने हैं तो ये बात कंफर्म्ड है, मेरा डिटर्मिनेशन है, मैं उसे पैसे दूंगा। तो जो देने हैं वो तो देने ही हैं, वो तो हमारे लिए खर्चा है ही है, बट जो लेना है वो इनकम है, वो जरूरी नहीं है कि इनकम होगी। इसलिए हम ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम लॉस ट्रीट करते हैं, बट ऑल द एंटिसिपेटेड इनकम को हम इनकम ट्रीट नहीं करते। अब यहां पर आप देख रहे हैं, कि हमारे पास स्टॉक की जो वैल्यूएट किया गया है वो 24,000 और 30,000।
तो हमें पहले से ही पता है कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 24,000 कम से कम वैल्यू हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है 30,000। तो हम किसको लें, कम को लें या ज्यादा को लें? हम कम को लेंगे क्योंकि हो सकता है नुकसान हो। हमारे जो प्रोविजंस हैं वो फ्यूचर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अच्छा बनाने के लिए जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको ट्रीट किया जाता है, जिससे हमें कह सकते हो झटका ना लगे। कहने का मतलब कभी बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ ऐसा खर्चा था जो हमें पता ही नहीं था और बाद में पता लगता है ये खर्चा हो गया, जो हम पहले से प्रोडिक्ट कर रहे थे हमारा प्रॉफिट हो सकता है वो प्रॉफिट डाउन चला जाता है। इस तरह के शॉक से बचने के लिए हम पहले क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है? तो जैसे-जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे-वैसे हम अंदर की प्रोविजंस जो हैं उनको एडजस्ट करते जाएँगे। जैसे देखिए, वेजेस हमें पता है, वेजेस के लिए हमारा एक होगा, वेजेस के लिए एडजस्टमेंट होगी, सैलरी के लिए एडजस्टमेंट होगी, इंश्योरेंस के लिए एडजस्टमेंट होगी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर एंड फर्नीचर पर एडजस्टमेंट होगी। तो इन एडजस्टमेंट को हम लेकर चलेंगे। मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार-बार ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपके पास बुक होंगी और आप बुक लेकर बैठे होंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं लेकर बैठा। ठीक है, ये मेरे पास पुरानी एडिशन की बुक है। मेरे किसी अजीज़ स्टूडेंट को मैंने नई बुक है वो दी है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे कर पाए। मुझे तो सब कुछ आता है। सब कुछ तो कभी नहीं आता कभी किसी को, ये बात वहम निकाल देना। सब कुछ कभी किसी को नहीं आता। हर कोई हमेशा ही कोशिश करता है और अच्छा करने की, बट सब कुछ किसी को नहीं आता। मेरे पास बुक है, बुक में से मैं सबसे पहले देखिए, अब हम लेते हैं आइटम्स को लेते जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहली आइटम जो होती है ओपनिंग स्टॉक होती है, तो मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें 20,000 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें देता है परचेज। अब देखिए परचेज है तो यहाँ परचेज रिटर्न है। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करेंगे तब हमारे पास नेट परचेज आएगा। सेल में से सेल्स रिटर्न करेंगे तो नेट सेल आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से करते जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दूसरी आइटम जो दी गई है वो दी गई है परचेज। परचेज हमें दिया गया 80,000 और इसमें से हम लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न, जो कि हमें क्रेडिट साइड दी गई है 4,000। ठीक है, इसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे और दूसरी तरफ हमें सेल भी दिया गया है। सेल्स हमें दिया गया है 2,70,000, लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास 6,000। ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करते हैं। आगे हमें दिया गया कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड क्या होता है? जब माल परचेज करते हो आप, तो जो पैसा जो माल परचेज करने पर आपने खर्च किया है, माल आया है, जो उस पे खर्च किया है, ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट नेचर कैरीज इनवर्ड कहेंगे। ठीक है, और कैरीज आउटवर्ड क्या कहेंगे? जो कैरीज लगा है किस पर? सेल पर। तो कैरीज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो मैं कहता हूँ कैरीज। तो कैरीज हमारे पास है 3,600 और कैरीज आउटवर्ड जो है कैरीज इनवर्ड हो गया। कैरीज आउटवर्ड ये कहाँ आएगा? हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेजेस डायरेक्ट नेचर का है, तो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। इसके अलावा इसके साथ हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी है। दूसरा जो सैलरी है वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इसके साथ भी हमारी एक एडजस्टमेंट है। तो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कैरीज आउटवर्ड, मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड हमें दिया गया है 800 और दूसरा हमें दिया गया है वेजेस। वेजेस मैं यहाँ ले लेता हूँ टू वेजेस। वेजेस क्वेश्चन में दिया गया है 42,000 और इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी दी गई है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 3,000। तो इसे हम, अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस होते हैं तो उसका दो ट्रीटमेंट होता है। पहला, हम उसे खर्चों में ऐड करते हैं। मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि क्वेश्चन में हमें 3,000 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है 45,000। दूसरा, ये दूसरी कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा
कहाँ पर? आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस लायबिलिटी साइड में हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो हमारे पास क्वेश्चन में 3000 दिया गया, एडजस्टमेंट में 3000 आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया गया है। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट इस तरह से हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली है। फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद अब हम आगे चलते हैं, हमने वेजेस सैलरी, अब सैलरी भी कर लेते हैं। देखिए सैलरी जो है हमारा किस नेचर का खर्चा है? इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो मैं सैलरीज, तो हमारे पास यहाँ पर सैलरीज दिया गया है 27,500, इसको हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्वेश्चन में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया गया है 2500, तो हम 2500 यहाँ पर ले लेते हैं, तो टोटल हमें 30,000 हो जाता है। अब देखिए हमने एक बार तो लिख दिया, एक बार तो रिकॉर्ड कर दिया, अब दूसरी बार कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग खर्चों के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो कि 2500 था। अच्छा जी, अब हमारे पास हम ये भी कर चुके हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद था हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर हमें एडजस्टमेंट दी गई, आप देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट जो है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी पर हमारे पास एडजस्टमेंट है 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है? एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाती होती है। ठीक है, तो हम एसेट साइड में लिख देंगे, इसे लिख देते हैं एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 90,000। ठीक है, अब इस पर हमें लेस कर देना है डेप्रीशिएशन। 90,000 पर हमें क्वेश्चन पे डेप्रीशिएशन देता है कितने परसेंट? 5%। 5% हमें डेप्रीशिएशन देता है, तो 5% डेप्रीशिएशन हमारे लिए कितना हो जाता है? प्लांट एंड मशीनरी पर अगर हम डेप्रीशिएशन की बात करें तो 90,000 का 5% 4,500 आ जाता है। इसको लेस करें तो हमारे पास 85,500 रुपीज़। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है हमारा ऐसा खर्चा है जो साल में हमारे पास डायरेक्ट खर्चा भी है, सॉरी इनडायरेक्ट खर्चा भी है। अगर इनडायरेक्ट खर्चा है तो हम यहाँ ले लेते हैं टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 4,000। अच्छा, हमने अब यहाँ पर हो चुका है हमारा, आगे देखिए दूसरा था हमारे पास फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमें फर्नीचर दिया गया था, फर्नीचर भी हमारे पास डेप्रिसिएशन है 20%। फर्नीचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 8,000 और 20% डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले फर्नीचर को एसेट में लिख देते हैं, फर्नीचर जो कि 8,000 है, और इसमें लेस कर देते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। 8,000 पर 20% क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 20% अगर हम फर्नीचर पर करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1600 हो जाता है। 1600 लेस करने के बाद 6,400 बच जाएगा। ठीक है, ये 1600 को हम कहाँ पर और रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेप्रिसिएशन में और कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को ज्वाइंट करके भी कर सकते थे और चाहें तो आप इन दोनों को अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर अब तक जो हमारी फर्नीचर है कर चुके हैं। अब हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट में जाएगा, बिल रिसीवेबल भी बैलेंस शीट में जाता है, कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट में जाता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं हमारे पास कहाँ जाएंगे? हाँ जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। लाइटिंग फैक्ट्री की है तो ये कहाँ जाएगी? बताइए बताइए, अगर फैक्ट्री की लाइट है तो कहाँ जाएगी? हाँ, फैक्ट्री की लाइट जो है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में जाता होता है। रेंट एंड टैक्सेस ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता होता है। जनरल एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता होता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास एक एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले इन सभी आइटम को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी आइटम दी गई थी, मैं कौन सी आइटम की बात करवा रहा हूँ? फर्नीचर की बात। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर को मैं लिख देता हूँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स थे
तो जो क्वेश्चन में हमारे पास है 52,000। उसके बाद हमारे पास बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में दिए गए हैं 2,500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। देखिए, आप जब +1 क्लास में हैं तो डिपेंड, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कैश जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको परमानेंट स्टेटस में अगर मेंटेन कर रहे हैं या लिक्विड जो फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होती हैं उनको ऊपर लिखा जाता है। मोस्ट लिक्विड एसेट से हम शुरू करते हैं और एंड में हम परमानेंट एसेट को लिखते हैं। अगर हम परमानेंट फॉर्म में बना रहे हैं तो सबसे पहले परमानेंट एसेट्स को यानी गुडविल को सबसे ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में कैश इन हैंड की तरफ हम चलते हैं। आप +1 क्लास में आप जिस तरह चाहें उस तरह से आइटम को रख सकते हैं, इसमें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिख देते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,700। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस दिए गए थे। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 10,500। उसके बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन में दिया गया है इंश्योरेंस। ठीक है, और इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस एक एडजस्टमेंट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास कितना है? 1500 है। तो हम लिख देते हैं इंश्योरेंस 1500 है। इसमें से प्रीपेड था तो लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 था, लेस करने के बाद 1200 आ जाता है। अब ये 300 दो जगह रिकॉर्ड होना था। पहली जगह हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, दूसरी जगह कहाँ आएगा? हाँ जी, एसेट साइड में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 300। ठीक है, इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस जो है हमारी, उसकी एक आइटम रहेगी ड्राइंग। ड्राइंग को हम कैपिटल के साथ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कैपिटल दिया गया है 75,000। तो 75,000 में से हम यहाँ पर कैपिटल जो है वो कहाँ आता है? हमारी कैपिटल साइड में, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में हम लिख देते हैं कैपिटल। क्वेश्चन में हमें कैपिटल दिया गया है 75,000 और इसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ये तो डेबिट साइड था, ये हमारे एसेट की साइड या फिर खर्चों की तरफ लिखे जाने चाहिए था। वैसे कैपिटल जो होती है वो हम ट्रीट करते हैं कि हमारे पार्टनर जो ओनर है उसकी कैपिटल कम हो चुकी, तो जैसे हम लेस कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने यहाँ कैपिटल में जो क्वेश्चन में हमें ड्राइंग दी गई थी, ड्राइंग थी 18,000। तो 18,000 हम जो ड्राइंग है वो यहाँ ले लेते हैं 18,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में यहाँ पर हम ये सारी आइटम्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं। देखिए, ये सभी आइटम की नहीं किया हमने यहाँ पर अभी तक, ये रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं बाय। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा यहाँ पर कितना है? 24,000 है। मैं आपको बार बार दिखाने के लिए ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो आप सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को आप एक बार में ही कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हम 24,000 लेंगे। मैंने शुरुआत में ही बताया था 24,000 क्यों लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्लोजिंग स्टॉक भी हो चुका हमारा। क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद अब हमारे पास कुछ आइटम ऐसी हैं जो रह गई हों, हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा हमने डिस्काउंट नहीं लिखा। आप देख रहे हैं डेबिट साइड तो हम सारा कुछ कर चुके हैं। हाँ जी, डेबिट साइड तो हम सारा कुछ कर चुके हैं। क्रेडिट साइड में हमने सेल को रिकॉर्ड कर लिया पहले। हाँ जी, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल, परचेज रिटर्न को भी हमने लेस कर दिया था। डिस्काउंट हमने अभी तक नहीं किया। तो डिस्काउंट हमारा कहाँ है? हमारे पास डिस्काउंट जो होता है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। तो हम यहाँ किसको लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय डिस्काउंट। कितना है? 5,200। उसके अलावा क्रेडिटर दिया गया है, ये हमारी लायबिलिटी है। मैं क्रेडिटर को नीचे लिख देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर अगर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, लिखना है, अभी मैं इस प्लेस को छोड़कर नीचे की तरफ लिख देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास है 25,000 और बिल्स पेबल हमारे पास हैं 1,800
और हमने कैपिटल पहले ही रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर आने वाली सभी आइटम को, हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे पास आइटम्स थी उन सभी आइटम को रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तो जो सभी आइटम हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी हैं, हमने सभी आइटम को रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने करना क्या है, अब हमें सिर्फ ऐड लेस करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऐड लेस करने के लिए हम क्या करें, थोड़ा मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरा जो डिवाइस है इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मच, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ जी, कर गया ये रिस्पॉन्ड। चलो देखो, अब हमने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब हमने सभी आइटम्स को एक जगह जो रिकॉर्ड किया है हमने, फैक्ट्री लाइट हम कर चुके थे, फैक्ट्री लाइट मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा था आपको। हाँ जी, स्टॉक हमारे पास हो चुका है। हाँ जी, हमने ये अभी तक प्लस माइनस नहीं किया था, प्लस माइनस करने के बाद ये 76,000 हो जाएगा हमारे पास और ये 2,64,000 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास यही रहता था। तो फैक्ट्री लाइट हमने यहाँ पर नहीं लिखा शायद, एक आइटम हमारी रह गई है फैक्ट्री लाइट। फैक्ट्री लाइट ये लिखा नहीं है हमने, 1400 ये लिख देते हैं टू फैक्ट्री लाइट 1400 बस। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सभी का टोटल करके बैलेंसेस निकालते हैं और उसको ट्रांसफर करते जाते हैं। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको पता है सभी आइटम को आपने एक-एक करके लगातार रिकॉर्ड किया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं बैलेंस। पहले देख लीजिए डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देखने के बाद आप बैलेंस निकालेंगे। हमारे यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, 2,88,000 हो जाता है। यहाँ पर 2,88,000 हो जाता है। यहाँ पर इन सभी वैल्यू को, इस वैल्यू में से 2,88,000 को सभी यानी 2,88,000 में से 20,000, 76,000, 3,600, 45,000, 1,400 लेस करें तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास 1,42,000 बच जाती है। तो क्या रहेगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। तो हम कैरी डाउन कर देंगे। कहाँ कैरी डाउन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने यहाँ पर ब्रोक डाउन कर दिया बाय बैलेंस, बैलेंस कर दें या फिर ग्रॉस प्रॉफिट कर दें, ब्रोक डाउन, जो हमारे पास 1,42,000 हो जाता है। अब हम क्या करें, अब फिर बैलेंस निकालते हैं, जो आएगा बैलेंस। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम जो टोटल आएगा बैलेंस उसको हम क्या कर देंगे, वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। हमने यहाँ पर टोटल किया 1,47,200 होता है। ठीक है, 1,47,200 होता है। अब सभी वैल्यूज लेस कर दें, ये वाली सारी वैल्यू लेस कर दें तो 87,700 रहेगा। जो हमारी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर वो नेट प्रॉफिट रहेगी। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, नेट प्रॉफिट रहेगी। उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने इस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में हम इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस शीट में हमने कैपिटल अकाउंट जो बनाया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास था 87,700। ड्राइंग लेस करने के बाद और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो बचेगा हमारे पास 1,44,700 होता है। अब हम लास्ट में क्या करें, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आता है तो वो हमारा क्वेश्चन सही होने की पहचान है। जो दोनों साइड का टोटल 1,77,000 आता है।